दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 20 नवंबर 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा सीज फायर तहस नहस, इसराइली हमलों में 28 फलस्तीनी शहीद, 77 जख्मी। गजा के डीसैलिनेशन प्लांट्स दोबारा चालू, समंदर के पानी से बुझेगी प्यास। सूडान की जंग खत्म कराने की कोशिश तेज, ट्रंप ने कहा एमबीएस की पर्सनल रिक्वेस्ट पर लिया फैसला। ईरान ने कब्जाए हुए कोलंबियाई जहाज को छोड़ा, एमबीएस को भेजे खत पर भी दी सफाई। जनूबी लेबनान में सीज फायर के बावजूद इसराइली ऑपरेशन, हिजबुल्लाह के 2 मेंबर्स हलाक। और सऊदी अरब को मिला नॉन नेटो अलाय का दर्जा, ट्रंप एमबीएस ने किए यूएस सऊदी स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत। चलिए शुरुआत करते हैं शो की। सीज फायर के बावजूद इसराइल ने गजा पर दूसरा सबसे बड़ा हमला कर डाला है सीज फायर के दौरान। इन धमाकों में 28 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, 77 जख्मी। गजा में कल रात सीज फायर के सारे लिहाज हवा हो गए। गजा के मेडिकल सोर्सेज ने अल जजीरा को बताया कि इसराइल ने हमलों की एक नई लहर चलाई, जिसमें कम से कम 28 फलस्तीनी शहीद हुए, 77 जख्मी हो गए। ये पिछले महीने लागू हुए उस यूएस ब्रोकर सीज फायर का सबसे बड़ा वायलेशन माना जा रहा है, जिसे ट्रंप ने करवाया था। हमले कहां कहां हुए हैं गजा के अंदर, वो जान लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने 3 जगहों को निशाना बनाया पिछले कुछ घंटों में। अल-मवासी, जो खान यूनिस शहर के पास है, अल-मवासी कैंप, ये पूरा इलाका पहले से ही बेघर फलस्तीनियों से भरा पड़ा है। दूसरा शुजाया जंक्शन, जहां दर्जनों डिस्प्लेस्ड फैमिलीज खड़ी हुई हैं, उन्हें अब भी जगह नहीं मिली, वहां पर हमला हुआ। और जैतून मोहल्ला, जहां एक इमारत पर हमला किया गया, मिसाइल दागी गई, कम से कम 10 लोग, जिनमें पूरा एक खानदान था, वो मारा गया। इसराइल की दलील क्या है? वही पुरानी। इसराइली आर्मी का कहना है कि ये स्ट्राइक्स हमास के टारगेट्स पर की गई थी, यानी हमास के लोगों पर की गई थी, और ये जवाब था उस इंसिडेंट का जिसमें खान यूनिस में उसके फौजियों पर कथित तौर पर फायरिंग हुई। इसराइल का कहना है हमारे फौजियों पर फायरिंग हुई, इसलिए हमने मिसाइलें दागी और 25 लोगों की जान ले ली। जी, यही हमारा हिसाब है। खुद हम जज हैं और खुद ही हम इंसाफ करते हैं, हम खुद ही दलील देते हैं और खुद ही फरियाद सुनते हैं। आईडीएफ ने धमकी दी कि हम हर खतरे को मिटाने के लिए ताकत से कार्रवाई जारी रखेंगे। हमास का सख्त जवाब भी सामने आया। हमास ने इसराइल के दावे को झूठा और कमजोर बहाना बताया और कहा कि यह हमला दरअसल सीज फायर तोड़ने और जेनोसाइड फिर से शुरू करने की साजिश है, हमें उकसाया जा रहा है। ग्रुप ने बयान में कहा, हमास ने, कि यह खतरनाक एस्केलेशन है। नेतन्याहू अपनी जंग को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, गजा में हालात फिर से धमाकों, धुएं और चीखों में डूब चुके हैं और दुनिया एक बार फिर सीज फायर की लाश पर खामोश खड़ी है। तुर्की की कैपिटल अंकारा में मिडिल ईस्ट के लिए जो स्पेशल यूएस एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ और हमास के रहनुमा खलील अल-हया के दरमियान मुलाकात होने वाली थी। हमने कल आपको इसके बारे में खबर बताई। तय थी मुलाकात, लेकिन आखिरी लम्हों में इन्हें रद्द कर दिया गया। मामला दिलचस्प है, लेकिन आप सबको पहले से उम्मीद होगी कि ऐसा किसकी वजह से हुआ। फलस्तीनी सोर्सेस के मुताबिक इस कैंसिलेशन की वजह इसराइल का प्रेशर था। लेबनानी चैनल अल मायदीन को फलस्तीनी सोर्सेज ने बताया कि अमरीकी एनवॉय और हमास के रहनुमा की ये मुलाकात इसराइल की मुखालफत की वजह से रोक दी गई। अमेरिका पीछे हट गया। इसराइल ने पुश किया, प्रेशर डाला, तो अमेरिका पीछे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की तरफ से जिन पॉइंट्स पर बात होनी थी इस मीटिंग में, उनमें गजा की तामीर नौ यानी रिकंस्ट्रक्शन, इसराइली फौज की गजा से वापसी और गजा के लिए एक नई पॉलिटिकल फोर्स की तजवीज़ शामिल थी। ये तीनों ऐसे मुद्दे हैं जो इसराइल के पेड़ में मरोड़े डालते हैं। आईडीएफ गजा से निकलना नहीं चाहती। रिकंस्ट्रक्शन इतना नहीं सुहाता है इसराइल को। वो चाहता है येलो लाइन के इस पार जहां उसकी फौज है, वहीं पर रिकंस्ट्रक्शन हो, हमास के कंट्रोल वाले एरिया में नहीं। तो ये मीटिंग प्रेशर डाल के कैंसिल करना लाजमी थी। बढ़ते आगे। गजा में समंदर के पानी को इस्तेमाल के काबिल बनाने वाली एक बड़ी कंपनी ने ऐलान किया है कि उसके प्लांट दोबारा चल पड़े हैं। कंपनी का कहना है कि यह फैसला उस वक्त किया गया जब हमास ने उस मुल्जिम को रिहा कर दिया जिसे एक दिन पहले डिटेन किया गया था, और यह बंदा कंपनी से जुड़ा हुआ है, डीसैलिनेशन कंपनी से। अब्दुल सलाम यासीन कंपनी, जो गजा की आधी आबादी यानी 10 लाख से ज्यादा लोगों को साफ पानी सप्लाई करती है, उसने अपने बयान में कहा कि मुल्जिम की रिहाई के बाद मामला हल हो गया है
اور اسی وجہ سے پلانٹس کی آپریشن دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں، یعنی پھر سے پانی استعمال کے قابل بنایا جانے لگا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ملزم دوستو بڑا خاص انسان رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، جس کی ڈیٹیلز ابھی آنی باقی ہیں، جس کی وجہ سے کمپنی نے پانی روک دیا تھا اور اب پھر شروع کر دیا ہے۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ اس رہائی سے غزہ کے لوگوں کی پیاس بھی بجھ سکے گی، انہیں ضرورت کا پانی بھی مل سکے گا۔ کچھ رپورٹس ہیں سمندر سے پینے کے قابل کچھ پانی بنایا جاتا ہے، کیونکہ غزہ میں پائپ لائن سے جو پانی آتا ہے پینے کا وہ بہت محدود کر دیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ واشنگٹن میں کل رات ایک بڑی ہلچل ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ بولے میں نے سوڈان کی جنگ ختم کرانے کا کام شروع کر دیا ہے، اور یہ سب کچھ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی پرسنل ریکویسٹ پر ہوا ہے، یعنی MBS سوڈان کے سیول وار کو ختم کروانا چاہتے ہیں۔ US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو خلاصہ کیا کہ سوڈان کی تباہی روکنے اور جنگ ختم کرانے کی کوششیں انہوں نے شروع کر دی ہے، اور یہ پہل سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی سیدھی درخواست پر شروع کی گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے US سعودی انویسٹمنٹ فورم میں کہا کہ میں سوڈان کو پہلے ایک فری لانس بکھری ہوئی لڑائی سمجھتا تھا، کوئی سرکار نہیں، کوئی سسٹم نہیں وہاں، یہ سمجھتا تھا، لیکن MBS نے مجھے پوری ہسٹری، پورا کلچر سمجھایا سوڈان کا، اور سچ کہوں تو میں حیران رہ گیا۔ یہ تمام جو انفارمیشن MBS نے دی وہ حیران کر دینے والی تھی۔ ٹرمپ نے آگے کہا کہ ہم نے اس پر کام شروع کر دیا ہے، اب وہاں پر جنگ ختم کروائی جائے گی۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ بھی کی بعد میں، اور اس میں لکھا کہ امریکہ، سعودی عرب، UAE، مصر اور دوسرے مڈل ایسٹ ملکوں کے ساتھ مل کر سوڈان میں ہو رہی جو بربریت ہے، جو ظلم ہے، ان کو روکنے اور ملک کو اسٹیبل کرنے کا کام کرے گا۔ ابھی تک سوڈان کی لڑائی میں دنیا کی دخل بہت کم دکھائی دیا ہے، دنیا کا دخل، لیکن وائٹ ہاؤس میں ہوئی MBS اور ٹرمپ کی ملاقات نے جنگ کے مورچے پر ایک نیا موڑ کھول دیا ہے۔ UN کی ہیومینیٹیرین ایڈ ونگ جو ہے اس کے چیف ہیں ٹام فلیچر، انہوں نے کہا ہے کہ سوڈان کے دارفور میں جاری ظلم پر دنیا کی بے حسی اور خاموشی نے لڑاکوں کو اور زیادہ نڈر بنا دیا ہے۔ ایک نیوز ایجنسی سے بات چیت میں فلیچر نے کہا کہ دنیا نے دارفور کے کرائسس کو نظر انداز کیا ہے اور یہ بہت غلط ہے۔ انہوں نے پچھلے مہینے دارفور اور بارڈر ایریاز کا دورہ کیا، جہاں کئی وکٹمز اور IDPs یعنی بے گھر ہوئے لوگ، ان سے ملاقات کی اور زمینی حالات کو سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ ٹام فلیچر کے مطابق دارفور اور چاڈ کی سرحد پر پناہ لیے یا لینے والوں کی ضرورتیں بے حد سنگین ہیں۔ صحت، رہائش، خوراک، صفائی اور تعلیم، ہر چیز پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ خبر ایران کی۔ ایران نے UNSC کے غزہ سے متعلق نئے ریزولوشن پر شدید تشویش جتائی ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ اس قرارداد میں کئی نقطے ایسے ہیں جو فلسطینیوں کے رائٹس، ان کے حقوں کے خلاف جاتے ہیں اور غزہ پر باہری سرپرستی تھوپنے کی کوشش دکھائی دیتی ہے۔ ایران نے دو ٹوک کہا کہ فلسطینیوں کے مستقبل کا فیصلہ صرف فلسطینی ہی کریں گے، کسی باہری طاقت کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ فلسطینیوں کی تقدیر کا فیصلہ کرے۔ تہران نے یعنی ایران نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ اسرائیلی فوج کو غزہ سے فوراً واپس بھیجا جائے اور غزہ کی تقسیم کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایران نے سیکیورٹی کونسل کو یاد دلایا کہ اس کی اور ممبر ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ وار کرمنلز اور ماس کلنگ کے مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ یہ اشارہ نتنیاہو کی طرف تھا۔ ایران سے جڑی ایک اور خبر ہے جس میں ایران نے واضح کر دیا ہے کہ پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کا سعودی ولی عہد کو بھیجا گیا حالیہ پیغام، حالیہ خط صرف دو طرفہ معاملوں سے متعلق تھا اور اس کا امریکہ میں محمد بن سلمان کے دورے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے انہیں کوئی تاکید نہیں کی، وہ ایک الگ ریاست ہے، وہ اپنے فیصلے خود لے سکتے ہیں۔ ایران کی فارن منسٹری نے ایک بار پھر اپنا اسٹینڈ دہرایا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت کوئی بات چیت جاری نہیں ہے۔ تہران نے امریکہ پر وعدہ خلافی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس امریکہ سے بات نہیں ہو سکتی جو ایران کے خلاف حملے پر فخر کرتا ہو۔ ایران نے کولمبیا کے اس جہاز کو چھوڑ دیا ہے جسے کچھ دن پہلے قبضے میں لے لیا گیا تھا۔ جہاز کا پورا عملہ، پورا کریو محفوظ بتایا گیا ہے۔ یہ انفارمیشن جہاز کی آپریٹنگ کمپنی کولمبیا شپ مینجمنٹ نے دی۔ کمپنی کے مینیجر کے حوالے سے رائٹرز نے بتایا کہ جہاز اب دوبارہ اپنے معمول کے سفر پر روانہ ہو گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جہاز میں قریب 30,000 ٹن پیٹروکیمیکل پروڈکٹس موجود تھے جو ایران کی ملکیت تھی اور انہیں غیر قانونی طور پر سنگاپور
ट्रांसफ़र किया जा रहा था। बात लेबनान की, जहां बड़े हमले हो रहे हैं, जंग बंदी के बीच बारूद की बू उठ रही है। जंग बंदी तो है, लेकिन जनूबी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच टेंशन ठंडी पड़ने का नाम नहीं ले रही। इसराइली फौज का दावा है कि हमने बिन्त जुबैल और बलिदा में हिजबुल्लाह के 2 मेंबर्स को हलाक किया है। फौज के मुताबिक बिन्त जुबैल में मारा गया शख्स उन लोगों में शामिल था जो हालिया जंग में कमजोर हुई हिजबुल्लाह की फौजी ताकत को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। बलिदा में हलाक किया गया शख्स इसराइली फौज की मूवमेंट्स पर नजर रख रहा था, यानी जासूसी में लगा हुआ था। यह IDF का दावा है। उधर लेबनानी हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल ने जंगबंदी तोड़ दी और यह हमले समझौते की खुली खिलाफ वर्जी है। ग्राउंड पर सिचुएशन साफ है, सीज फायर सिर्फ कागज पर है, बारूद अब भी हवा में उड़ रहा है। इसराइल जो चाहे वो कर रहा है। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री और सरकारी मीडिया के मुताबिक जनूबी लेबनान के टायर इलाके में एक गाड़ी को इसराइली फिजाई हमले का निशाना बनाया गया। इस हमले में एक शख्स हलाक हो गया। हमले के वक्त एक स्कूल बस भी करीब से गुजर रही थी। हमले में ड्राइवर, उस बस का ड्राइवर और कई स्टूडेंट्स भी जख्मी हुए। डोनाल्ड ट्रंप और MBS ने डिफेंस डील पक्की कर दी है। सऊदी अरब को नॉन नेटो अलाई का दर्जा मिल गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक हिस्टोरिकल डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। US सऊदी स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट इसका नाम। इसके साथ ही अमेरिका ने सऊदी अरब को बाज़ाब्ता तौर पर नॉन नेटो अलाई यानी MNNA का दर्जा दे दिया है। नेटो में शामिल नहीं होगा, लेकिन अगर सऊदी पर कोई हमला करता है तो अमेरिका उसे अपने पे हमला मानकर जवाब देगा। दोनों मुल्क कह रहे हैं ये एक नए स्ट्रेटेजिक दौर की बुनियाद है। अमेरिकी हुकूमत के मुताबिक इस एग्रीमेंट से अमेरिकी डिफेंस कंपनीज के लिए सऊदी में काम करना आसान होगा। यानी अमेरिका का गोला बारूद, टैंक बैंक जो भी बनाने वाली कंपनीज हैं वो सऊदी अरब में आसानी से काम कर सकेगी। उनके लिए रूल्स कानून ज़रा नरम कर दिए जाएंगे। सऊदी अरब इस पूरे सेटअप में माली मदद भी देगा। उनके पास माल ही है और क्या है। मैसेज साफ है, रियाद और वाशिंगटन मिलकर आने वाले सालों की नई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर सेट कर रहे हैं। लेकिन क्या इससे मिडिल ईस्ट में कुछ नए इक्वेशंस देखने को मिलेंगे? ये तो हमें देखना होगा वक्त के साथ। बहुत शुक्रिया। वीडियोस कम आ रहे हैं मुसलसल। मैं पिछले 1 हफ्ते से सफ़र में हूँ। कल भी सफ़र में था, इसलिए एक वीडियो। कुछ लोगों ने मेल्स किए हैं, कुछ दुबई से दोस्त हैं, उन्होंने मेल किए जो ये देखते हैं वीडियो, आज़ाद बोल इंडिया के दोस्त। उन सब का बहुत शुक्रिया, मशकूर। किसी ने पूछा DBKK कहाँ रह गया, किसी ने और कुछ। उन सब का बहुत शुक्रिया। बड़ी इज़्ज़त है जो उसने बख्शी, आप जैसे लोग हैं। तो सफ़र में हूँ, कल भी काम पर कुछ असर पड़ेगा, हो सकता है परसों, लेकिन फिर हल्के हल्के ये 23-24 से सेट हो जाएगा। तो इस बहाने मुझे थोड़ा आराम भी मिल रहा है। तो मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ, कम वीडियो आएँ या किसी दिन 1-2 आएँ तो समझ लीजिएगा मैं सफ़र में हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।